वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को लेके चले थे। आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है डायनामिक्स। व्हाट इज़ डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि जब हम किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं ना, वो काइनेमैटिक्स है। लेकिन अगर हम मोशन के साथ साथ उसके वजह भी ढूंढने की कोशिश करें ना कि वो मोशन किस वजह से हुई है, तो उसको कहते हैं डायनामिक्स। ये सॉलिड डिफरेंस है बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। और जिस तरह मिसाल के ऊपर हाउ द मून इफेक्ट्स द ओशन ऑफ द वेव्स। हमें पता ना, आपने सुना भी होगा कि जो हमारा चांद है वो किस तरह हमारी लहरों की वेव्स को चेंज करता है। अब अगर डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट इज़ फोर्स। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी कि फोर्स ऐसी चीज़ है जो किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करवा सकती है या उसको मूव करवा सकती है, और बॉडी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ये फोर्स का फार्मूला है F=ma। द नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। What is momentum? The momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. किसी भी बॉडी का मोमेंटम होता है उसका मैस और उसकी वेलोसिटी, कि उसका मैस कितना है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये है मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब जिस तरह हम कहते हैं कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। दो डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन ये है कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोसेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। और दूसरी ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जिस तरह ये P = mv। ये P बोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, जब फार्मूले में मैस और वेलोसिटी है तो वो मोमेंटम मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब आ गया था इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, तो जो चीज़ उसको रेस्ट में रखने की कोशिश कर रही है ना, वो इनर्शिया है। और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, यानी कि उसको रेजिस्ट कर रही है ना कि आप फटाफट मोशन में आओ, रेस्ट में आओ, तो वो इनर्शिया है। यानी कि किसी भी चीज़ किसी भी उसकी बॉडी की स्टेट को रेजिस्ट करने वाली जो चीज़ है वो है इनर्शिया। जिस तरह ये मिसाल है, जिस तरह देखिए ये बॉडी मूव कर रही है ना, अब ये आगे एक इस तरह की फोर्स है जो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में लग रही है इसके, कि जो उसको रोकने की कोशिश करेगी, ये रुक जाए रुक जाए। वो जो रेजिस्टेंस की फोर्स है जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, वो है हमारे पास इनर्शिया। और इस तरह ये फोर्स की डायरेक्शन है कि हमने अगर फोर्स ऊपर को लगाएंगे तो ये ऊपर को मूव करेगा, फोर्स अगर आगे को लगाएंगे तो आगे को मूव करेगा। और ये मोमेंटम जब ये वाली बॉल इसके साथ कांटेक्ट करेगी तो होगा ये कि अपना मोमेंटम इसको दे देगी, ये वाली थोड़ी सी मूव करके यहीं रुक जाएगी और ये अपना मोमेंटम इसको दे देगी। इस तरह ये आस्ते आस्ते मोमेंटम ट्रांसफ़र करते रहेंगे और ये आपस में मूव करना शुरू हो जाएंगी। और जब इस मोमेंटम यहाँ तक पहुँचेगा तो ये आगे जाके दोबारा पीछे हिट करेगी, तो दोबारा वही रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये इस तरह मूव होती रहेंगी। अब आते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दे आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन। मोशन के ना 3 लॉज हैं न्यूटन्स के। इसमें हम लॉ आता है अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि एक बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। अगर फोर्स लगाएंगे तब भी मूव करेगी ना। ये उसका न्यूटन का पहला लॉ था। इसके भी 2 केस बनते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest provided no net force acts on it. This part of the law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them. यानी कि अगर एक बुक किसी टेबल पड़ी हुई है तो वो तब तक वहीं पकड़ेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के उठाएं ना, फोर्स लगा के आगे ना धकेलें। यानी कि वही है कि फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी ना, तो नहीं करेगी। सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो खुद ही नहीं रुकेगा जब तक उस पर फोर्स लगाए, पहले उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखिए अगर आप बॉल फेंकते हैं वो रुकती है, दोबारा के साथ लग के फिर
अगर कोई हल्की वाली चीज़ भी है ना कि जिसको आप फोर्स नहीं लगाते वो रुक जाती है, उसको भी कोई चीज़ रोकने वाली होती है। वो जो और वो जो चीज़ होती है वो होती है एयर रेजिस्टेंस। एयर में भी रेजिस्टेंस होती है जो बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन ये है कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहा था। और अब इसकी डेरिवेशन देख लें। इसने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नेट फोर्स के। हमने ये कर लिया। और उसने फिर ये भी कहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ इट्स मास के, उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। और इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मास डिक्रीज़ होगा, अगर मास डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा। ये मतलब है। ये देखें ना, मिसाल ले लेना। अब अगर आपने कोई बॉल फेंकी है, अगर आप कोई वो जो प्लास्टिक की बॉल है वो फेंके, उसका मास कम होता है और वो बहुत दूर तक जो है जा सकती है। ऐसा ही है ना, मैथ्स कम है उसका एक्सेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप रबटी बॉल ले लें, उसका होता है कि यार मैथ्स थोड़ा ज़्यादा होता है, वो प्लास्टिक बॉल के निस्बत में हल्का होता है। यानी कि हल्की होती है, एक्सेलेरेशन का हल्का होता है, यानी ज़्यादा दूर नहीं जाती वो रबटी होती है, फिर वो उछल उछल के चल जाती है, वो अलग बात है। वैसे जो अगर प्रिंसिपल के लिहाज पर देखें ना तो वो इस तरह बनता है। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया, एफ इजिकल टू एम में हो गया, ठीक है। फिर बाद में इसके प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ख़त्म किया तो हमारे पास के एम में आ गया, और हमने कहा कि के जो है के इज इक्वल टू 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे के ख़त्म किया, एफ इज इक्वल टू एम में ही होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब आ गया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का हमेशा कोई ना कोई ऑपोजिट रिएक्शन होता है, चाहे वो इक्वल हो, ऑपोजिट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट तो लाजमी होगा। इक्वल तो होता ही होता है, ऑपोजिट इंट्रैक्शन होता है। इस तरह अ बॉडी लाइंग ऑन अ टेबल, कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द एक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी बुक का जो रिएक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो रिएक्शन उसकी तरफ लग रहा था वो टेबल लगा रहा था ऊपर की तरफ, जो उसको स्टेबल रखता है वहीं पे। जब अपवर्ड फोर्सेज और डाउनवर्ड फोर्सेज बराबर होती हैं ना तब भी बॉडी स्टेबल होती है, ठीक है। टेकिंग ऑफ अ रॉकेट सच मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन इट फ्यूल बर्न्स हॉट गैसेज एस्केप। यानी कि जब भी रॉकेट उड़ता होता है ये कि जो फ्यूल है वो गर्म गैसेस को बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ फेंकता है, यानी कि बाहर निकालता है, और उसके रिएक्शन के तौर पे जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ जाता है। अभी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है, आसान ही है। इसमें अ बुलेट हैज़ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू स्मॉल मास। एक बुलेट है उसका स्मॉल इनर्शिया है, जाहिर सी बात है जब इनर्शिया मास पे डिपेंड करा है तो जाहिर सी बात है मास भी स्मॉल होगा। बट वाई डज इट इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ फायर फ्रॉम द गन। जब वो फायर फ्रॉम द गन होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग भी होता है इम्पैक्ट था। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा हमने कि द मास ऑफ द बुलेट इज मच स्मॉलर देन द गन, देयर फॉर द रिकॉइल इट मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द गन। इसमें होता ये है कि जो मास होता है ऑफ गन एंड उसकी जो गोली होती है, इन दोनों का मैथ में ज़्यादा बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। जो गन है उसका मैथ ज़्यादा होता है, और वेलोसिटी, इसीलिए जब हम गन फायर करते हैं तो जो गोली है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, और तेज़ी में मैथ चूँकि ज़्यादा होता है गन का, तो उसको बराबर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करने के लिए, वो इसी वजह से वेरीफाई करने की वजह से ही आपको झटका महसूस होता है, इसलिए आपकी जो गन है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और आपको झटक महसूस होता है। इस तरह ये दो तीन सवाल हैं, ये देख लेना आप, आसान ही हैं, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब आ कहते हैं डिफाइन द ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इस न्यूटन है। अब न्यूटन की फोर्स, न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी of mass of 1 kg. Thus, a force of 1 Newton can be expressed 1 Newton is equal to 1 kg multiplied by 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कहीं पे आप न्यूटन की जगह ना ये लिखा हुआ देखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी न्यूटन के बराबर होता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained
in a body is called its mass, and weight is the force with which earth attracts a body towards its center. यानी ये there is a difference, lot of difference between mass and weight, यानी कि जो quantity of matter है पूरी मैस, यानी कि जो एक बॉडी का बॉल है ना, अब वो बॉल वो हाथ में पकड़ेंगे ना, वो पूरा जो उसका मैस होगा वो आपके हाथ में फील हो रहा होगा, वो पूरा मैस है उसका। लेकिन वेट वो है जो उसके बॉडी के सेंटर को, बॉडी का जो सेंटर है वो अर्थ की ग्रेविटी को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, वो वेट है। यानी कि ये डिफरेंस है बिटवीन इन दोनों के दरम्यान में। और ये है कि द मैस ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी जाहिर सी बात है कांस्टेंट होगा तो आपको कांस्टेंट फील होगा ना हाथ पे। और जो वेट है, द वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी बट इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर आप अर्थ पे पहाड़ों पे चल जाए, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है। मरी में ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट, चाँद पे ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है। इस तरह ये हमारे यहाँ पे अर्थ में डिफरेंट है। इसलिए अगर अर्थ में जिसका वेट होगा कम होगा तो अर्थ मून पे साइज में ज़्यादा होगा, या मून पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। मैस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन मैटर करती है। मैस की डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। Mass is measured by ordinary balance, weight is measured by spring balance. Mass of the body cannot be zero, weight of the body can be zero. It is the measure of inertia in a body, यानी कि inertia mass पे डिपेंड करता है, और जिस बॉडी का mass होगा उसमें inertia ज़रूर होगा। मोमेंटम तो होता ही है, उसमें inertia भी होता है। और weight is given by W is equal to mg। ये भी कुछ क्वेश्चंस है, आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। अब क्या होता है इसके अंदर, अब उसने क्या कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये आप डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, अब इसको समझ लें हो क्या रहा है। ये पुली लगाई है, फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ईजीली मूव हो रही है, ठीक है। अब ये दो मैसेज लगाए हुए हैं हमने, इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वही है कि ये जो मैस है वो नीचे की तरफ आता है तो ये ऊपर जाता है, जब वो नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है। हमने इनके दरमियान जो मोशन है उसका रिलेशन बनाना है। अब देखते हैं नेट फोर्स ऑफ ए, यानी कि जो ये ए मैस है इस पर कितनी नेट फोर्स एक्ट कर रही है। हमने करना है कि एफ इज इक्वल टू इन, तो जितनी फोर्सेज इस पर लग रही है उनको ऐड कर देना है। जो अपवर्ड फोर्सेज हैं वो नेगेटिव होंगी, जाहिर सी बात है, और जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव होंगी। हमने किया ये जो बॉडी नेट फोर्स लग रही है बॉडी ए पे, उसको लिख लिया यहाँ पे एफ इज इक्वल टू m1g माइनस डी। अब m1g पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो पॉजिटिव नीचे नीचे वाली डायरेक्शन में है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि जो ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव हो गई, अगर आउटवर्ड एक्ट कर रही है तो नेगेटिव हो गई। इस तरह हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दिया कि एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो हमने यहाँ पे जो ये एफ था ना, एफ इज इक्वल टू m1g माइनस टी था ना, तो हमने एफ की जगह एम ए लिख दिया, m1a लिख दिया, क्योंकि बॉडी ए थी, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a लिख दिया। अब हमने देखा कि जो बॉडी बी है उस पर कितना एक्ट करेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब देखें, ये बॉडी ऊपर जा रही है, यानी कि ऊपर जाके जब ये ऊपर जाती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, और जो नीचे वाली है ये इसकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ये जो टी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर जाके इसकी ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ये देखें, ये स्ट्रिंग की इन दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे में ऑपोजिट है, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। हमने वो वाली फोर्स देखी है, ठीक है। यानी कि देखो इसलिए ये लफ्ज़ देखा एज बॉडी मूव्स अपवर्ड, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो क्या होगा, उसका मैस है इज़ लेस दैन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि मैस इज लेस देन किस तरह टेंशन हो जाएगी, क्योंकि सारा मैस उसने प्रोसेस किया हुआ है, तो टेंशन का मैस ज़्यादा हो जाएगा, इससे टेंशन नीचे आ जाएगी और मैस ऊपर चल जाएगा, यही है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया टी माइनस m2g, और यहाँ पे भी हमने वही m2a लिखा। अब हमने किया ये इन दोनों 3.6 और 3.7 को ऐड किया और उसमें से एक्सेलेरेशन निकाला तो हमारे पास एक्सेलेरेशन का रिलेशन आ गया। और अगर हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास टेंशन का आ गया रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन कट जाएगा,
और अगर हमने जो ये दो 3.7 और 3.8 है, अगर हम इन दोनों को देखें, यानी कि अगर 3.8 और 3.9 को देखें और इससे हमने किया ये कि जी की जगह ना ये जी यहीं रहने दिया और ये वैल्यू यहाँ लगे मल्टीप्लाई होगी और ऊपर वैल्यू नीचे जगह डिवाइड होगी, और यहाँ पे हमने जी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी जी की जगह, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो इसका आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे ये है कि मोशन ऑफ द टू बॉडी अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that the one body move vertically and the other moves on the horizontal plane। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये था कि दोनों वर्टिकली मूव कर रही थी, इसमें ये है कि एक वर्टिकल मूव कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। अब हम करेंगे ये कि इस पर भी पहले फोर्सेस निकाल लेंगे, इसकी फोर्सेस इस तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ए पे निकली थी, m1g माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि m1g नीचे पॉजिटिव और टी नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरह m1a लिख दिया, यानी कि ma लिख दिया। अब हमने इसकी जो है जो फोर्स एक्टिंग ऑन बी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लिया कि m2g ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, रिएक्शन फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर हमने ये एनालिसिस किया कि जब ये वाला बॉक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना वर्टिकल मोशन है, ना ऊपर मोशन हो रही है, ना नीचे मोशन हो रही है इसकी, तो हम क्यों इस पे m2g और r का फैक्टर ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने m2g और r का फैक्टर 0 कर दिया, वो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे जो टेंशन है वो आएगी और जो उसका वेट है वो आएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू m2a कर दिया हमने। ठीक है, यानी हुआ ये ना कि इस पे फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही, वर्टिकल फोर्स नहीं ना एक्ट कर रही, नहीं कर रही एक्ट, तो हमने किया ये कि जो बाकी फोर्सेज कर रही है टी आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमने टी माइनस m2g नीचे की तरफ है, तो हमने यहाँ पे m2g लिख दिया और टी इज इक्वल टू m2g हो गया इजीली। फिर हमने किया ये कि इन दोनों को ऐड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, और उसी से हमने जब डिवाइड किया इनको तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं। अब फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन है, हमें पता है कि जब इनिशियल मोमेंटम होगा तो वो इनिशियल, हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला एम वी है, इनिशियल होगा तो वी के साथ इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल होगा तो एम वी के साथ एफ आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। हमें पता है कि चेंज इन कंजर्वेशन मोमेंटम का ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी एफ माइनस, यानी ये पी एफ माइनस पी आई, और इनकी जो वैल्यू है वो आगे हमने माइनस कर दी। अब हमने इन दोनों में रेट ऑफ चेंज लगा दिया, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, यहाँ से एम कॉमन ले लिया हमने। अब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हमें पता है कि वो एक्सलेशन के बराबर होता है, इसलिए हमने एम के यहाँ पे ए लिख दिया, और ये डेल्टा पी हो गया। ठीक है, डेल्टा पी हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि एम ए इज इक्वल टू एफ होता है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, तो यहाँ पे हमने एफ इक्वल टू एम में लेट किया, लेट तो नहीं किया लेकिन हमें पता था, तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो हमने इसकी डेफिनेशन इस तरह बनाई, when a force act on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। अब इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है मोमेंटम का यूनिट। अब कुछ डेफिनेशन ये है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इन इज अ ग्रुप ऑफ बॉडी विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। आइसोलेटेड सिस्टम में होता है कि सिस्टम इन द ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिव बॉडी ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा सिस्टम जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और हमने कहा कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब ये है कि ना फोर्स ना कोई एनर्जी लूज होती, एनर्जी कोई लूज नहीं होती, एनर्जी जो इन होती है वही आउट होती है। जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो एनर्जी कहाँ लूज होगी। हमने ये एक कुछ और क्वेश्चन है कि आपने न्यूटन सेकंड को कहना है कि न्यूटन सेकंड किस तरह इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। आपने लिखा किलो न्यूटन किससे बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और सेकंड आपसे आज मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -2 और इसकी वैल्यू है +1, इनको जब ऐड किया तो -1 हो गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। ईजी है। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, वो कहता है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्शन बॉडी रिमेन कांस्टेंट। इनका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अब यहाँ लिखा है इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1 इज इक्वल टू m1 v1 u, यानी कि v ही है, और जो मास 2 का m2 v2। इनिशियल मोमेंटम बताया कि मास 2 का इतना है और मास 1 का इतना इनिशियल मोमेंटम है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों मास जब हमने को कोलाइड किया तो दोनों का मास पहले इतना था
और आफ्टर फाइनल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हुआ हमारे पास, फाइनल जब इसने कोलाइड किया तो हुआ ये कि M1 का M1V1 हो गया और M2 का M2V2 हो गया। यानी कि ये V1 इस तरह ने किया, ये है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मैच ना हो, इसलिए उन्होंने U1 लिख दिया है और U1 U2 लिख दिया है और इसका V1 V2 लिख दिया है। फिर उन्होंने कहा कि ये टोटल हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहा कि वो कंजर्व्ड है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। तो उन्होंने हमने यहाँ लिख दिया M1, इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होगा, जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा, जो हमारा ऊपर अप्लाई हुआ था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया M1V1 इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगा। अब उन्होंने गन के बारे में बताया कि गन किस तरह एक्ट कर रही है, यानी कि गन में किस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन हो रही है। लिखा कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट बिफोर फायरिंग द गन, both the gun and bullet are at rest, so the total momentum of the system is zero. As the gun is fired, bullets shoot out of the gun and acquires momentum. To conserve momentum of the system, the gun recoils. अब हाई मैंने पहले भी बताया कि जो गोली है उसका मोमेंटम कम होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखेंगे गन का रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। और इन दोनों के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ही जब बुलेट ज़ोर से बाहर निकलती है तो इससे झटका महसूस होता है, ताकि इनका मोमेंटम कंजर्व रखा जा सके। अब यहाँ पे देखा कि हमने अगर हमने गन बिफोर मोमेंटम का मतलब क्या है कि उसका मोमेंटम पहले ज़ीरो है, जब हमने गन चलाई तो उसका मोमेंटम ये होगा MV+MV। ठीक है। अब इसमें जो छोटा MV है ये गोली का है और जो बड़ा MV है वो हमारे पास है बुलेट का, उसका गन का। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इन दोनों को इक्वल किया, इनिशियल और फाइनल को। अब जो इनिशियल था बिफोर से वो ज़ीरो हो गया, पहले पहले रेस्ट पे थी। फिर बाद में जो दूसरा है आफ्टर वो MV+MV हो गया। यहाँ से हमने निकाल लिया बड़ा वेलोसिटी निकाल ली उसकी, कितनी कितनी तेज़ी से पीछे आएगा गन, कितनी देर से पीछे आएगी वो वेलोसिटी निकाली। और यहाँ पे बताया हमने कि क्या नेगेटिव साइन ये कहता है कि वो पीछे गन का जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि मैस का जो मैस ऑफ गन है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू मैस ऑफ गोली बुलेट। अभी थोड़ी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि वर्किंग ऑफ रॉकेट एंड जेट इंजन्स। क्या है, जेट इंजन में तेज़ी से जो फ्लू गैसेज है वो बाहर की तरफ निकलती हैं और जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करता है। ये भी कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। A rocket and jet engine taking off, the recoil of guns and bags hot in the pool are example which demonstrate the importance of law of conservation of momentum. अब अगर आता है फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब इसकी मिसाल इस तरह कि अगर आप अपने हाथ दोनों हाथों को आपस में रब करो ना तो कुछ देर बाद आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों होंगे? फ्रिक्शन की वजह से होंगे, आपके हाथ में फ्रिक्शन है, जब मैंने फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप अपने हाथों में कोई ऑयल लगा लो तो काफ़ी देर गर्म होंगे, लेकिन काफ़ी देर लग जाएगी गर्म होने में। इसका मतलब कि हमने फ्रिक्शन कम कर दिया उसकी। ठीक है, ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझा, फ्रिक्शन है क्या। अब जो फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन में डिपेंड करते हैं वो ये हैं कि इन द केस ऑफ सॉलिड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ टू सरफेस इम्पोर्टेंट, यानी कि रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। जो रफ सरफेस है उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू स्मूथ सरफेस, क्योंकि स्मूथ सरफेस की स्मूथ होती है उसकी फ्रिक्शन थोड़ी कम होती है। अब एग्जाम्पल रब, वही मैं जो एग्जाम्पल मैंने बताया वही आप लिख सकते हैं, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसेस सच एज टेबल। अपने हाथ को अपने हाथ से मिला लें या टेबल पे कर लें या कारपेट पे कर लें। अभी कुछ डेफिनेशन आते हैं। द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ना दो सरफेसेस का, उसे कहते हैं कोल्ड बेड्स। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, वो उसे कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटेशन फ्रिक्शन। और जो द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटेशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिसमें ये है फोर्स ऑफ लिमिटेशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इनका जो हमारे पास रेशियो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। इस तरह मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द स्मूथ सरफेस शू ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। इसी फार्मूला को हमें लगा के रीअरेंज किया हुआ है। R इज इक्वल टू mg है, R जनरल फोर्स ली हुई है, यानी कि अगर एक बॉडी पड़ी हुई है
उसका रिजल्टेंट ऊपर लग रहा होता है और जिसका वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा होता है एम जी। आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 किया तो आर इज इक्वल टू एम जी आराम से आ गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया आर की जगह एम जी लिख दिया, यानी कि इस फार्मूले को लिया है और इसी को आगे लेके चल रहे हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करी जा रहे हैं। अब हमारे दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है जो बॉडी स्लाइड्स कर रहे होते हैं उनके दरमियान में होती है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उनके दरमियान में होती है। अब उन्होंने कहा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो ये है ना कि जो दोनों बॉडीज उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट ही रहना, कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट ही रहना। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें होता ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन हर बॉडी जो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे रोल कर रही होती है तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बार बार हर एक का स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जब वो थोड़े छोटे एक एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होती है तो उसका मतलब है कि फ्रिक्शन कम लग रही है, इसी वजह से हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, इसी वजह से। अभी एक्सप्रेशन नीचे लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी अब यहाँ पे देख लेना। अभी तो कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, आसान ही है, मुश्किल नहीं है। कि वाई बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बेरिंग जो होती हैं उसके अंदर ऑयल लगा होता है थोड़ा सा, तो जब वो लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। अब अगर के एडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के, यानी कि ये है कि हम अगर बॉडी या कोई भी जिसम ज़मीन पे वॉक कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर रहा है, वही अगर हम ज़मीन पे ऑयल फेंक दें तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा फ्रिक्शन कम होने, तो ये एक फ़ायदा है इसका। फिर बाद में कि ये इट स्टॉप्स कार ट्रेन बाईसाइकिल्स, यानी कि स्टॉप करती है, चलाने में मदद करती है, रोकने में मदद करती है। ये इट इनेबल अस टू होल्ड थिंग्स फर्मली विद आवर हैंड। अगर आपके हाथ में ऑयल लगा होगा आप तो आप कोई भी चीज़ हाथ में नहीं पकड़ सकते। इस तरह इट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप, यानी कि ये आपका अगर आप ऊपर किसी बुलंदी पे चल रहे हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो आप नीचे गिर जाएंगे। इट अलाउज नेल्स टू होल्ड थिंग, जो आपके नाखून है अगर नाखून में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज क्या है इसका, के इसके नुकसान क्या हैं। इट कोज एनर्जी लॉस एंड रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन, यानी एक मशीन है उसके पार्ट में बड़ा फ्रिक्शन हो रहा है तो उसके पार्ट्स में वेयर एंड टेयर आ जाएगा, जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएंगे। इट कॉज रैपिड वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमारा मेथड होते हैं कि किससे हम रिड्यूस फ्रिक्शन कर सकते हैं। एक तो करते हैं स्लाइडिंग, जो स्लाइडिंग सर्फेसिस होती हैं उसको स्मूथ करते हैं, यानी रफ ना रहने दें। फिर बाद में हम करते ये हैं कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिस ये ट्रेन है इनको इस तरह टेपर्ड कर देते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बने, जिससे वजह फ्रिक्शन कम होती है। फिर बाद में यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल फेंक दें, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी जो है फ्रिक्शन ख़त्म करते हैं। या बॉल बेरिंग दें, रोलर बेरिंग यूज़ कर दें, बिकॉज अब बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग्स को यूज़ करें। अब जो बेरिंग्स होते हैं ना वो हमेशा सर्कुलर शक्ल में होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि बॉल बेरिंग यूज़ करें ताकि रोलिंग फ्रिक्शन हो, और रोलिंग फ्रिक्शन वैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है तो नुकसान भी कम होते हैं। कुछ मिसालें हैं। अब आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था हमने। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ रखने की कोशिश करती है, यानी घुमाने की कोशिश करती है, और उसका जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो सेम होता है, वो सेंटीमीटर फोर्स है। अब देखो हम सेंटीमीटर फोर्स है फोर्स डेट की बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, एक ही सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स यूज हो रही है वो सेंटीमीटर फोर्स है। अब जो सेंटीमीटर फोर्स है वो बॉडी को अंदर की तरफ पुल कर रही होती है, लेकिन अगर बॉडी को अंदर की तरफ पुल करते रहेंगे तो बॉडी फिर क्यों घूम रही है, यानी कि वो जब हम पत्थर घुमाते हैं ज़ोर से अपने हाथ में तो वो फिर भी घूम रहा होता है, क्यों घूम रहा होता है। वो दूसरी जो फोर्स होती है जो उसको बाहर की तरफ एक्ट करवा रहे होते हैं वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बैलेंस होती है तब ही बॉडी जो है एक सर्कल में मूव कर रही होती है, इन दोनों को बैलेंस होना लाजमी है, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो नुकसान होगा। जैसे ये है, ये जो स्ट्रिंग है इनके दरमियान में और जो ये बॉडी है पत्थर है, अगर इसको अंदर की तरफ आएगा इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, और अगर बॉडी बाहर अगर हम इसको काट दें तो ये अंदर की तरफ नहीं गिरेगा, ये बाहर की तरफ गिरेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो उसको बाहर की तरफ धकेल रही होती है। इस तरह से जो मोशन ऑफ अर्थ और मून है इनका भी इस तरह ही होती है। अब ये हमारे पास होता है रिलेशनशिप होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, और हमें पता है कि सेकंड लॉ मोशन होता है एफ इजिकल टू एम ए, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर का फोर्स का रिलेशन बनाया, एफ इजिकल टू एम वैसे रहने दिया और ए की जगह वी स्क्वायर ओवर आर हमने यहाँ पुट कर दिया। चलते हैं अब इनकी एप्लीकेशंस क्या है।
कि जो आपने जो ना बहुत ज़्यादा गोल चक्कर देखे होंगे, देखे हैं ना गोल चक्कर। होता ये है कि जो रोड क्रॉस करने होते हैं किसी भी बस ने, तो उसका इस तरह हमने रोड, ये भी बहुत ना, इस पे भी साइंस है इंजीनियरिंग का, किस तरह रोड बनाने हैं, किस तरह हमने करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को भी हमने मद्देनजर रखना होता है। द कर्वेचर होता है रोड, अब जो कर्वेचर होता है रोड पे इंक्लाइंड होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब बारिशें होती है तो सारा पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और एक तरफ से ऊंचा होता है, एक तरफ से नीचा होता है। अब वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्ट कर रहे होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं कि ताकि जो बस है वो अपनी स्टेबल हालत में रहे। अब ये आगे एक्सप्रेशन नीचे लिखी है किस तरह होता है। बाकी चलते हैं कि वॉशिंग ड्राई मशीन्स। अब जो वॉशिंग ड्राई मशीन होता है ये है कि वो जब भी आप कोई गीला कपड़ा डालते हैं इसके अंदर, ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं। बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से जो अंदर पानी होता है ना उनके अंदर, वो तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जो सुराख होते हैं उनकी वजह से नीचे आया तो आपका जो कपड़ा है वो ड्राई हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये भी सेंटीमीटर फोर्स को एक्ट कर रहा होता है, सेंटीमीटर फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा होता है। और जो क्रीम सेपरेटर है उसमें भी ये होता ही है कि आप बॉल को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, अंदर क्रीम होती है, उसमें आप दूध डालते हैं, तो वो दोनों आपस में बहुत तेज़ी से मिक्स हो जाते हैं। वो भी इसी भी सेंटीमीटर फोर्स के कॉन्सेप्ट के सर के तहत हो रहा था। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये स्लाइड्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ ताकि आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स।